गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर के इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल पूरे किताब के सूत्रों का डिस्कशन करेंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो में ना कोई क्वेश्चन होगा ना कोई सवाल, केवल और केवल फार्मूले होंगे। सारे के सारे फार्मूले, सारे चैप्टर के फार्मूले होंगे। ठीक है, एक तरफ से आपको कहीं पर भी किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो को देखिए, सारे वीडियो देखने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन के जो सूत्र अप्लाई होने वाले हैं उस सारे के सारे फार्मूले आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में मात्र यहाँ पर आपको 5 फार्मूले ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम आपको केवल वही फार्मूले लिखाएंगे जिनका यूज आपके किताब में हुआ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से हमें किसी संख्या को क्या करना होता है, हमें किसी संख्या को परिमेय या अपरिमेय भी सिद्ध करना होता है, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इस प्रमेयिका के मदद से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो फार्मूला है, धन पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम की गणना ये कैसे करते हैं? तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो अच्छे से पता है। ठीक है, और ये आपका एक फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। उसके बाद आ जाता है तीसरा, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या को p बटे क्यू का मतलब है कि अंश बटे हर के रूप में अगर हम नहीं लिख सकते तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब है, अगर यहां पर हम लिखना चाहें एग्जाम्पल में, जैसे अगर यहां पर हम जैसे में लिखना चाहें तो हो जाता है √2, √3, √5, √7, इस तरह करते करते पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है परिमेय संख्या। यदि किसी संख्या को p बटे क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यहां पर भी जैसे में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये सिंपल सा है। इसमें हम 1/2 ले सकते हैं, 4/5 ले सकते हैं, 8/9 ले सकते हैं, etc। ठीक है, आदि ये संख्या हो सकती हैं। और यहाँ पर जो क्यू, पी और क्यू होते हैं वो दोनों के दोनों सह अभाज्य होते हैं। सह अभाज्य मतलब जिनका मासा एक होता है। ठीक है, मतलब जो स्वयं से कटे, किसी और से न कटे। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 5 केवल स्वयं से कटेंगी, 8 और 9 केवल एक से अपने से कटेंगी, 1 और 2 स्वयं से कटेंगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5वें में क्या कहा गया? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, कैसे पता करें? तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या लिखी होगी इस तरह p बटे क्यू के रूप में, का दशमलव प्रसार शांत होगा जब केवल क्यू यानी कि नीचे वाला हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा। ये याद रखिए कि अगर हर में केवल 2 और 5 संख्याएं हैं, कोई और संख्या नहीं है, तो समझ जाइए कि वह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर इन 2 संख्याओं के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाती है कि तो समझ लीजिए कि वह संख्या जो परिमेय संख्या है वह दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया कि क्यू इक्वल नॉट 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n होगा। ठीक है, तो आपकी जो परिमेय, जो वास्तविक संख्याएं के जो फार्मूले थे वो सारे के सारे फार्मूले हमने आपको लिख दिए। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर के जो भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को भी हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली प्रश्नावली। आइए बच्चों, बहुपद चैप्टर के फार्मूलों के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया बहुपद के प्रकार। बहुपद होते कितने प्रकार के हैं सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए
पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला नंबर एक पदी, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है एक पदी कहलाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पर केवल और केवल एक ही पद आपको दिख रहे हैं, केवल 3x3 4x2 8x, एक ही एक पद है। अब दूसरा द्विपद, नाम से ही पता चल रहा है कि कितने पद हो सकते हैं, ठीक है। लिखा गया है ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपद कहलाता है। तीसरा त्रिपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपद कहलाता है। द्विपद में देखिए आपको दो दो पद दिख रहे हैं, तीसरे वाले में देखिए आपको तीन पद दिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा भले ही है जैसे में कि 0x3, लेकिन गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है। ये सारे के सारे शून्य होते हैं, ये भी क्या होगा शून्य होगा, ठीक है, ये भी शून्य होगा। तो सारा का सारा इसमें सारा जो सिस्टम है पूरा शून्य होगा। अब यहाँ पर कहा गया कि घातों के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक घात होती है, ठीक है। जैसे x + 5 xy बराबर में 0 भी हो सकता है, बराबर में 3 भी हो सकता है, उन्हें हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। उसके बाद द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, जैसे 2x² + 3x + 3 और 4x² + 8x + 4। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है, जैसे 3x² 4x², 3x³ + 4x² + 5x + 6। इस तरह के ढेरों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ घात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 2x की घात 4, 5x की घात 3, 3x² 4x + 8, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके बहुपद के प्रकार। अब हम बहुपद के बारे में कुछ संबंध जानेंगे, ठीक है, चलिए हम उन्हें जानेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध जानते हैं, ठीक है। देखिए पहला कहा गया द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद होता कैसा है, ax² + bx + c = 0 के रूप का, ठीक है। इसमें सबसे पहले कहेगा मूलों की प्रकृति बताने के लिए कि मूलों का योगफल, ठीक है, कहेगा मूलों का योगफल। अगर मूल हमारे दो होते हैं द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा, दोनों का योगफल होता है -b/a, ठीक है। और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 घात होगी, ठीक है, यानी ax³ + bx² + cx + d = 0। अब यहाँ पर पहला कहा गया मूलों का योगफल। अब यहाँ पर 3 घात वाला है तो तीन यहाँ पर मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा, तीनों का योगफल -b/a। जो हमारे द्विघात समीकरण का था वही त्रिघात समीकरण में है, देखो। उसके बाद मूलों के गुणनफल का योगफल। अब यहाँ पर 3 मूल है तो 3 मूल में से 2 मूलों का गुणनफल करना है, उसके बाद उनका योग करना है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो है c/a। उसके बाद आता है मूलों का गुणनफल, यानी तीनों का साथ में गुणनफल -d/a। अब उसके बाद कहा जाएगा कि दिए गए शून्यंकों से द्विघात तथा त्रिघात समीकरण बनाना, कि अगर हमें इस तरह शून्यंक दे दिए जाएं, हम द्विघात और त्रिघात समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला है द्विघात समीकरण के लिए x² - मूलों का योगफल, यानी अल्फा + बीटा, x + अल्फा × बीटा = 0, ठीक है। उसके बाद त्रिघात समीकरण के लिए है x³ - अल्फा + बीटा + गामा, यानी कि x³ - मूलों का योगफल, x² + मूलों के गुणनफल का योगफल इंटू x + अल्फा × बीटा × गामा = 0, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुपद के जितने भी फार्मूले थे वो अब समाप्त होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, जो है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, उनके फार्मूलों के बारे में जानेंगे।
आइए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण के सूत्रों के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते कैसे हैं, वो ऐसे हमने अभी आपको जस्ट इसके पहले वाले फार्मूले में बताया कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। क्या होते हैं कि जिसमें केवल और केवल एक घात हो, ठीक है, वो रैखिक समीकरण होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया दूसरे नंबर में दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। पहली हेडिंग क्या लिखी है, यदि दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहां पर देखिए हमने आपको ग्राफ भी बना दिया है, ये दो रेखाएं हैं केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही एक दूसरे को, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि केवल एक हल प्राप्त होगा, असंगत होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या होगी कि a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2 होगा। ठीक है, दूसरी हेडिंग में यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात एक दूसरे के समांतर हैं, इन्हें हम कितनी भी लाइन आगे बढ़ाएं ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ऐसी कंडीशन में होता यह है कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हमें एक्स वाई के मान नहीं ज्ञात होंगे। ठीक है, और असंगत होगा। कंडीशन क्या होगी कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 इक्वल नॉट c1 बटे c2 होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर, यदि दोनों रेखाएं समपाती हैं अर्थात एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं। अब यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में कि ये एक ही रेखा है लेकिन इसके ऊपर और भी रेखाएं बनी हुई है, यानी एक दूसरे को पूर्णतः ढके हुए हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में होगा ये कि अनंत हल प्राप्त होंगे और संगत होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन क्या कब लागू होगी, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो c1 बटे c2 के। एक फार्मूला आपका और बचता है, वो है वज्र गुणनखंड विधि। ये जो फार्मूला है बहुत से बच्चे इसे याद ही नहीं कर पाते, आज आप इसे आराम से याद करना सीख जाएंगे। कैसे याद करना है, आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मान प्राप्त होंगे। ठीक है, एक्स वाई के मान निकालने होंगे, तो कैसे याद करते हैं, आइए याद करते हैं। देखिए एक्स बटे बराबर माइनस वाई बटे बराबर 1 बटे, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है BC, थोड़ा सा गैप करके BC माइनस BC बराबर हो जाएगा AC माइनस AC बराबर के बटे में AB माइनस AB, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, ये आपको याद करने की ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद करना क्या है, 12 21 12 21 12 21। अब ये आपका वज्र गुणनखंड विधि का जो फार्मूला है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस तरह से आपको इस फार्मूले को याद करना है। ठीक है, तो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी फार्मूले बन सकते थे, जितने भी आपके यूज के थे, वो हमने सारे फार्मूले आपके लिख दिए हैं। ठीक है, इसके आगे जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। उस समीकरण द्विघात समीकरण के भी हम सारे के सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। आइए बच्चों, द्विघात समीकरण के जो फार्मूले हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया कि द्विघात समीकरण, अब ये होता कैसा है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए पहली विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, उसके बाद दूसरी विधि आ जाती है द्विघात सूत्र, यानी श्रीधराचार्य जो सूत्र द्वारा होता है। अब यहाँ पर देखिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखा गया है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विविक्तीकरण का फार्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब उसके बाद आ जाता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम कैसे पहचाने कि ये मूल वास्तविक है कि परिमेय है कि काल्पनिक है। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अगर हम लोग व्युत्कीकरण निकालते हैं यानी b² - 4ac फार्मूले में रखकर हल करते हैं, अगर उसका मान 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आ जाता है, धनात्मक आ जाता है तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर b² - 4ac में फार्मूला रखने के बाद अगर वो 0 प्राप्त होता है तो मूल वास्तविक तथा समान प्राप्त होंगे। और यदि b² - 4ac मान रखने पर हमें ऋणात्मक चिन्ह मिलता है तो मूल काल्पनिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि द्विघात समीकरण हम बनाते कैसे हैं। द्विघात समीकरण कैसे बनता है, bx² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से द्विघात समीकरण बनता है। और आपके द्विघात समीकरण में जितने भी फार्मूले यूज होने वाले थे उन सारे फार्मूलों को हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर शुरू होता है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में भी हम लोग जानते हैं विस्तार से। ठीक है, आइए बच्चों अब हम समांतर श्रेणी के फार्मूलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है। पहला है कि समांतर श्रेणी के पद क्या क्या होते हैं, a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह डैश करते हुए इन तक इसकी समांतर श्रेणी की संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, प्रथम पद कौन सा होता है, इसी को हम a1 कहते हैं, इसी को हम a कहते हैं, ये हमारा प्रथम पद होता है। सार्वंतर मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच के अंतर सार्वंतर को डी डिफरेंस से प्रकट करते हैं दूसरे पद से पहले पद के घटाने को। हाँ, इसमें एक खास बात ये होती है कि अगर हम आगे भी यही प्रक्रिया करते रहें कि तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएं तो भी बराबर आएगा, और अगर हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाएं तो भी बराबर आएगा, यानी इनका सार्वंतर बराबर होगा तभी वो समांतर श्रेणी में कही जाएगी, वरना समांतर श्रेणी में नहीं कही जाएंगी संख्याएं। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पद a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d, चतुर्थ पद a प्लस 3d ऐसे निकालते हैं अगर हमें a और d प्राप्त है तो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a हम प्रथम पद रखेंगे, n नंबरों की संख्या माइनस 1d यानी डिफरेंस सार्वंतर। उसके बाद अगर अंतिम पद भी दिया हुआ है और हमें अंतिम पद ज्ञात करना हो, ये तो हमें प्रथम पद से ज्ञात करना, मान लो अंतिम पद हमें ज्ञात करना, सीधा फार्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद आ जाता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योगफल। अब अगर कोई भी संख्या है वो समांतर श्रेणी में है, अगर कह देता है कि सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो सिंपल सा फार्मूला लगा देना है a n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस। उसके बाद अगर अंतिम पद दे दिया, n भी दे दिया, a भी दे दिया, तो उससे भी छोटा फार्मूला ये हो जाता है कि n/2 a प्लस l। ठीक है, 3 हमें यहाँ पर और थोड़े याद कर रखने पड़ते हैं, 3 नियम कि समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं बोल देता है और a और d दे देता है, तो हमें 3 संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है a माइनस डी a प्लस डी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, और हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। ठीक है, तो ये आपकी सारे के सारे समांतर श्रेणी के फार्मूले हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिभुज के सारे फार्मूले, सारे नियम और कुछ प्रमेय। ठीक है, आइए बच्चों हम त्रिभुज के सूत्रों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग है कि समरूप त्रिभुजों की परिभाषा क्या है। ठीक है, कैसे हम जाने कि समरूप त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर लिखा गया कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके आकार समान हो। क्या हो, इनके आकार समान हो, पहली कंडीशन ये है। ठीक है,
क्या हो, इनके आकार समान हो। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत भाग समानुपाती हो। संगत भाग समानुपाती का मतलब अर्थात इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, इनके संगत कोण बराबर हो। दो चीज बराबर होने चाहिए। अगर कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इनकी भुजाएं अगर समानुपाती हो जाती हैं तो भी ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और बारे में जानते हैं कि दो त्रिभुज के समरूप की कसौटियां कौन कौन सी हैं और हम किन तरीकों से जान सकते हैं कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो पहली कंडीशन है एस समरूपता कसौटी, मतलब साइड 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 समरूपता कसौटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि भुजा 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 समरूपता कसौटी। कहने का मतलब है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात अगर हम ए बी के बटे में पी क्यू लिख देते हैं, बी सी के बटे में क्यू आर लिख देते हैं और ए सी के बटे में पी आर लिख देते हैं, तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं समानुपाती भुजाएं। और ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन है ए समरूपता कसौटी, मतलब एंगल 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 कोण 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 समरूपता कसौटी। इनके संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं, कहने का मतलब कोण ए बराबर हो जाता है कोण बी के, कोण ए बराबर होता है कोण पी के, कोण बी बराबर होता है कोण सी के, क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाता है कोण आर के। अगर ये तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन आ जाती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ए समरूपता कसौटी, मतलब अगर हमें दो कोण भी बराबर मिल जाते हैं तब भी हम इन दोनों त्रिभुजों को कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कोण समरूप सिद्ध होंगे। ठीक है, कैसे देखिए जानते हैं। यदि दो संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण ए बराबर हो जाए कोण पी के, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, या और कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, तब भी हम इसे कह सकते हैं कि दोनों समरूप हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि कोण ए और कोण पी बराबर हो जाए, कोण सी और कोण आर बराबर हो जाए। ठीक है, ये देखिए, तब भी समरूप सिद्ध हो जाएंगे। या तो कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए। केवल दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट और चौथी कंडीशन आती है एस समरूपता कसौटी। यदि दो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएं, केवल दो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएं तथा इनके बीच के कोण बराबर हो जाएं, बस अगर कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसी, देखते हैं। ए बी बटे पी क्यू, यानी ए बी के बटे में पी क्यू और बी सी के बटे में क्यू आर, अगर ये भुजाएं समानुपाती हो गई और यहाँ का देखिए इन दो भुजाएं हमने ली, इसके भुजा दोनों भुजाओं के बीच का कोण बी और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्यू अगर बराबर हो जाता है, देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। उसके बाद दूसरा क्या आ जाता है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी के बटे में पी क्यू हो जाए और ए सी के बटे में पी आर हो जाए, तो बीच का कोण कौन होगा, ए और पी। अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तब भी दोनों समरूप होंगे। और अगर ऐसा हो जाता है कि बी सी और बी सी के बटे में कौन सी, क्यू आर, ठीक, बी सी के बटे में क्यू आर और ए सी के बटे में पी आर कर देते हैं, तो ये बीच के कोण हो जाएंगे। और कोण सी और कोण आर अगर बराबर हो जाते हैं तब भी हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हमने जान ली। बाकी और बची हुई जो प्रमेय है, मुख्य प्रमेय, उन प्रमेयों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए बच्चों, त्रिभुज की बची हुई कुछ प्रमेय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ही मुख्य प्रमेय है, जिसमें प्रमेय नंबर 1 आ जाती है। अब प्रमेय नंबर 1 क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय,
जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा, अगर हम क्या करते हैं, दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं से, देखिए दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज की दो भुजा के समांतर कोई, एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा अगर हम खींचते हैं, तो जहां से हम खींचते हैं, जिन बिंदुओं से खींचते हैं, वो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब कि AD के बटे में DB और AE के बटे में EC हो जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 2 सेम इसका विपरीत है। कहने का मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है। ठीक है, इसमें कहा गया कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक जो है क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अगर विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, अपने आप हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब जो DE है वो BC के समांतर हो जाएगी। कौन सी? ये DE भुजा जो है BC के समांतर हो जाएगी अगर ये DE भुजा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो। अब आ जाती है लास्ट में प्रमेय नंबर 6। सबसे मुख्य प्रमेय ये भी है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज PQR, ये एक त्रिभुज है ABC और PQR, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर लिखें तो उनकी जो संगत भुजा है AB का स्क्वायर बटे हो जाएगा PQ का स्क्वायर और BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके जितने भी संबंधित त्रिभुज की रचना और त्रिभुज की क्या थी, प्रमेय थी और महत्वपूर्ण सूत्र थे, उनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, उसके मुख्य जो फार्मूले होंगे उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चलिए उसके हम सूत्र जानेंगे। आइए बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल 5 ही फार्मूले हैं जो आपके काम के हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है कि दो बिंदु दिए होंगे आपको, x1 y1 x2 y2, और कहेगा उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फार्मूला सिंपल सा है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु है, दूसरा जो सूत्र है, कहा गया दो बिंदु तो साथ में दिए होंगे। ठीक है, दो बिंदु साथ में दिए होंगे और अनुपात आपको दिया होगा और कहा जाएगा विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो ये आपके फार्मूले हैं, mx2 + nx1 बटे m + n, और दूसरा है my2 + ny1 बटे m + n। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तीसरे में कहा गया दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होगा x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। उसके बाद आपका मुख्य फार्मूला आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब इसको याद कैसे करना, देखिए हमने अभी अधूरा लिखा है, यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है, x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y। अब आपको याद कैसे करना है, यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब 1 के बाद कौन आता है, 2, और 2 के बाद कौन आता है, 3, फिर 2 के बाद कौन आता है, 3, और 3 के बाद कौन आ जाता है, 1, फिर 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आ जाएगा 2। ये देखिए अब आपका फार्मूला पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से याद करना है। और तीसरा आ जाता है, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होगा। अगर तीनों बिंदु दिए हैं, आप इस फार्मूले में रखेंगे तो हल करने
के बाद आपको शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब आपके निर्देशांक ज्यामिति जितने फार्मूले हैं वो समाप्त हुए। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति के सूत्र। ठीक, अब हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय के कुछ फार्मूले जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर लिखा गया कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण यानी थीटा के लिए फार्मूले, यानी जब कभी भी हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया हो और उसमें हमें कोण ज्ञात करने हो तो सिंपल सा अगर साइन थीटा लगाएंगे तो लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब देखिए जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे कासेक थीटा आएगा, कासेक थीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमवाती हैं। ठीक है, और कास थीटा 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा 1 बटे कास थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमवाती होते हैं। और उसके बाद टैन थीटा, यहाँ पर टैन थीटा के दो फार्मूले, साइन थीटा बटे कास थीटा और टैन थीटा को हम 1 बटे काट थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा और काट थीटा को 1 बटे टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वर्गात्मक संबंध, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर हम इस कास थीटा को धन श्रेणी में भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा को धन श्रेणी में भेजेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस टैन स्क्वायर को ऋण से धन में भेजेंगे तो आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से तीसरा जो है वो काट स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस ऋण से हम धन में भेजेंगे कासेक स्क्वायर थीटा को तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा, 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर ये माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का आएगा, ये माइनस लगा लेना। ठीक है, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कासेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी हैं जिसमें tan 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और कास 2 थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा नंबर है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद इन सारे फार्मूले होने के बाद बचते हैं आपके जो मान है साइन 60 साइन कास, ये सब भी जो मान है जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको लिख लेने हैं। ठीक है, केवल यही फार्मूले आपके बचे हुए हैं, बाकी हमने सारे के सारे लिख दिए हैं। ठीक है, ये सारे मान आपको एक तरफ से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आइए अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के फार्मूले देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल बेसिक हमें जानकारी चाहिए। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, क्या लिखा गया, क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा से बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को उठाना पड़े, वहां पर उन्नयन कोण बनता है। कहने का मतलब है कि देखिए जब हम यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे और ये क्षैतिज रेखा होगा तो बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब बारी आती है अवनमन कोण की। क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा से बना कोण अवनमन कोण कहलाता है जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर झुकाना पड़े, यानी हमें नीचे की ओर देखना पड़े। तो देखिए यहाँ से अगर हम नीचे की ओर देखते हैं तो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, ये क्षैतिज रेखा होगी, तो बीच में बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। ठीक है, अगर दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो 90 अंश होना चाहिए। तो देखिए अगर हम जोड़ के देखेंगे 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो थीटा और थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा
90 अंश। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी जितने भी थे बेसिक थे वो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। अब हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के फार्मूले जानेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, यानी वृत्त का हमें व्यास का फार्मूला बताना है जो होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद वृत्त की परिधि 2 पाई आर यानी 2 पाई आर यानी त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और चौथा है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। वलय यानी छल्ला, एक प्रकार का खोखला गोला जिसमें होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर ये है त्रिज्यखंड, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड, और ये है दीर्घ यानी बड़ा त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर फार्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो करना क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल से, मतलब इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम इस लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है संगत चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई क्या होती है, ये वाली यहां से लगा के यहां तक की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। ठीक है, और ये होता है θ/360 2 पाई आर। उसके बाद आ जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके जितने भी फार्मूले थे वो सारे हमने लिखा दिए। इसके बाद अगले चैप्टर के जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं उन सारे फार्मूलों को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी फार्मूले वो सारे जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ घनाभ और ये बना हुआ है घनाभ। ठीक है, घनाभ में की विशेषता क्या होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि माचिस की डिब्बी या ईंट समझ सकते हैं। इसमें कहा गया कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई है। ठीक है, इसका मात्रक वर्ग मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद घनाभ का आयतन दे दिया गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर, एल यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। उसके बाद बात आ जाती है घन की। तो देखिए यहाँ पर घन है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है घन का आयतन भुजा क्यूब हो जाएगा, और घन का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट 3a। ठीक है, उसके बाद लंबवृत्तीय बेलन आ जाता है। लंबवृत्तीय बेलन यहाँ पर देखिए नहीं बना, चलिए हम बना देते हैं। ठीक है, ये एक बेलन हम क्या करते हैं, बना देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये हमने क्या बना दिया, लंबवृत्तीय बेलन। इसे हम कहते हैं बेलन की ऊंचाई। ठीक है, आधे भाग के इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बन गया लंबवृत्तीय बेलन। और बेलन का वक्रपृष्ठ फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लंबवृत्तीय शंकु। अब शंकु कैसा बनता है, यहाँ पर हम बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, एक छोटा सा हमने शंकु बनाया है। इसे हम बोलते हैं ऊंचाई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, और ये होती है आर। ठीक है, और लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, इसके बाद के जो फार्मूले हैं उनके आगे के जो चैप्टर हैं उसके फार्मूले जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले अभी इसमें और भी फार्मूले हैं। और फार्मूले कौन कौन से हैं, देखिए एक गोला हो जाता है, छिन्नक हो जाता है। ठीक है,
इन सारे फार्मूले जानने के बाद हम लोग आगे चैप्टर के फार्मूले जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे के फार्मूले। गोला और छिन्नक ये दो बचे हुए थे। ठीक है, देखिए इसमें दोनों हमने लिखे हैं। गोला, ये आपका गोला बना जिसमें स्मॉल त्रिज्या हमने माना है। ठीक है, और गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr² वर्ग मात्रक। गोले का आयतन 4/3 πr³ घन मात्रक हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 πr³ घन मात्रक। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाता है 3πr²। ठीक है, इसका आधा नहीं होगा, ये याद रखना हमेशा। उसके बाद आगे देखिए शंकु छिन्नक है। अब ये आपका शंकु छिन्नक बना हुआ है, यानी शंकु के आधे भाग से अगर हम काट देते हैं तो छिन्नक बन जाता है, यानी गिलास के रूप का। ठीक है, और यहां पर कहा गया कि शंकु छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R प्लस स्मॉल r इंटू L वर्ग इकाई। उसके बाद शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R² प्लस स्मॉल r² प्लस R प्लस स्मॉल r इंटू L वर्ग इकाई। अब आ जाता है आयतन। शंकु छिन्नक का आयतन 1/3 पाई R² प्लस स्मॉल r² प्लस R इंटू स्मॉल r इंटू h। ठीक है, लास्ट में जाता है शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L² बराबर h² प्लस R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये हो जाएगी आपकी सीधी वाली ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन से चैप्टर की ओर चलेंगे? सांख्यिकी। सांख्यिकी के ऐसे ही कुछ फार्मूले हैं मुख्य, उनको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग सांख्यिकी के फार्मूले जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सांख्यिकी के जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों को हम एक ही बार में कवर कर लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला लिखा है समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। अब इसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि हो गई प्रत्यक्ष विधि, जो समांतर माध्य बराबर है सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi। ये सिंपल सी विधि है। ठीक है, सबसे आसान। उसके बाद आ जाती है कल्पित माध्य विधि। समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू डी बटे सिग्मा fi। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं? देखिए डी बराबर xi माइनस a। उसके बाद आ जाता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi। यहाँ पर क्या होना चाहिए? केवल i लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए fi। ठीक है, और गुणे में h। उसके बाद आ जाती है माध्यक ज्ञात करने की विधियां, यानी माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, नंबर 1 पर क्या आता है? जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। क्या हो? अवर्गीकृत मतलब एक ही लाइन में लिखे हुए हों, सारणी के रूप में न बने हों। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? माध्यक बराबर, यहां पर संख्याएं क्या होंगी? जो आंकड़े होंगे, नंबर होंगे, वो विषम होंगे, तभी फार्मूला लगाना है n+1/2 वह पद। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, जब आंकड़ों की संख्या n यानी सम हो तब फार्मूला लगेगा n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद बटे 2। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो विधि है दूसरी विधि, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब माध्यक हम कैसे निकालेंगे? L प्लस n/2 माइनस CF यानी संचयी बारंबारता बटे F गुणे H। अब यहाँ पर L हम किसको कहे हैं? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को। ठीक है, N प्रेक्षणों की संख्या है, CF माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाती है, H है वर्ग माप। ठीक है, F हो जाता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद आ जाता है लास्ट, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए बहुलक बराबर फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। यहाँ पर भी सारे के सारे लिखे गए हैं। ये क्या है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H है वर्ग अंतराल की माप, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो देखिए इसके जितने भी फार्मूले, तो सारे फार्मूले हमने लिख दिए। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे किताब का लास्ट चैप्टर है वो है प्रायिकता। ठीक है, इस बार तो प्रायिकता हट चुकी है, ठीक है, लेकिन उनके फार्मूले आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रायिकता में। आइए बच्चों, अब हम लोग प्रायिकता के फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी फार्मूले लिखे हैं वो केवल मेन और मेन लिखे हैं। ठीक है, मेन हमने फार्मूले लिखा दिए हैं, बहुत ही कम फार्मूले हैं। पहला मेन फार्मूला आपका है कि प्रायिकता बराबर संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। ठीक है, यानी कि अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, आप ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है प्रायिकता के प्राथमिक गुण। कुछ गुण है, गुण क्या है? घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो उसका मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि घटना घटने की प्रायिकता को हमने PA से प्रदर्शित किया है, घटना ना घटने की प्रायिकता को हमने PA ऊपर क्या लगा दिया, हमने कामा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बराबर हो जाए किसके? 1 के बराबर। फिर दूसरा नंबर है यदि घटना का होना निश्चित हो, 100% निश्चित ही है, तो उस प्रायिकता का मान कितना होगा? 1। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो हमेशा सूरज पूरब से ही निकलेगा, ये 100% निश्चित है। ठीक है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। यदि घटना का होना असंभव, जैसे कह दिया जाए सूरज पश्चिम से निकलता है तो यह असंभव है, तो इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने कुछ नोट करके 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला है प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, पहली कंडीशन। दूसरी है प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपकी जो आंसर आता है 1 से बड़ा आ जाता है या ऋणात्मक आ जाता है, समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो देखिए हमने किताब के जितने भी फार्मूले इंपॉर्टेंट थे वो सारे फार्मूले हमने आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन सारे फार्मूलों को आपको एक फेयर में, जो आपकी मैथ है उस मैथ में सबसे आगे या लास्ट में किसी भी पेज पे आप लिख सकते हैं तरफ से, और जब भी आप पेपर में जाइए इनका रिवीजन करके जाइए ताकि आपको याद रहे ये सारे फार्मूले। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा जो हमने आपसे कहा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।